Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the limit of a sequence. As we already discussed that what is sequence and about it some specific type. Sequence is basically a function whose domain is the set of natural number and whose codomain is the set of real numbers. In the case of real sequences. Here we consider the limit of the sequence. For the limit of a sequence, basically a limit of a sequence is a specific number to which the terms of the sequence tends to. Or in other words, we can say that the limit of the sequence is a number towards the terms of the sequence approaches after some specific term or after some specific value of n, the terms of the sequence approaches to a fixed number is called the limit of the sequence. बेसिकली लिमिट को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की अगर उस सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एन की वैल्यू के बाद हमारे पास एक ख़ास नंबर की तरफ जो है वो उसको अप्रोच करने लग जाए तो वो जिस नंबर को अप्रोच करती हैं उसको हम सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। यहाँ पर जो है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन वो देख लेते हैं कि हमने पहले एक सीक्वेंस कंसीडर कर लिया है एक्स, जो कि रियल नंबर्स की सीक्वेंस हमने कंसीडर की है। इसको हमने कहा है कि ये कन्वर्ज करेगी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, किसी भी एक रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी अगर हमारे पास जो है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन बेसिकली अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता, लेकिन रियली अप्रोचेज टू ज़ीरो होता है हमारे पास, बहुत छोटा बेसिकली ये जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर। हर एप्सिलॉन जो हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं इसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए के एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन की कोरिस्पॉन्डिंग से हम के एप्सिलॉन लिख रहे हैं, सच डैट कि इस हमारे पास जो है डिफरेंस जो एक्स एन या डिस्टेंस जो है एक्स एन का वो एक्स से हमारे पास आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के एप्सिलॉन। फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के एप्सिलॉन के एन वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है, कोई एक स्पेसिफिक नेचुरल नंबर है, उसके बाद जो है हम जितने भी हम ले रहे हैं उसके के बाद जो ग्रेटर जितने भी हम नंबर ले रहे हैं उसके से के भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, और एन जो है वो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि सीक्वेंस की डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होती है, तो एन तो नेचुरल नंबर ही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि उससे बड़े हम उस के की एक स्पेसिफिक वैल्यू से जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही थी उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर लें उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे कि एक्स एन का जो डिफरेंस है, या हम कह दें इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि एक्स एन का जो डिस्टेंस है एक्स से वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आए, या इसका मतलब ये है कि एक्स एन जो है वो किसी एक ख़ास नंबर के बाद जो है वो अप्रोच करने लग गया एक्स को, तो फिर हम एक्स को कहेंगे, स्मॉल एक्स जो हमने रियल नंबर से लिया था इसको हम कहेंगे कि इस सीक्वेंस की ये है लिमिट। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। पर हमने यही कहा कि अगर लिमिट जो है वो हैज़ अ लिमिट मीन्स कि उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट लिमिट। और अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास हो जाएगी डिवर्जेंस। अभी देखते हैं कि ये जो वैल्यू है के की ये कैसे डिपेंड कर रही है, ये इसका क्या इफेक्ट है। The notation k epsilon is used to emphasize the choice of k depends on the value of epsilon. एप्सिलॉन की वैल्यू पे बेसिकली जो है वो k की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ओके, अब हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास k की वैल्यू जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, तो हम इसकी जगह k एप्सिलॉन की जगह सिंपली k भी लिख सकते हैं। ओके, इन मोस्ट केसेस अ स्मॉल वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन, जितनी हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है उतनी ही हमें के की वैल्यू जो है वो लार्ज चाहिए होती है। इतना एप्सिलॉन स्मॉल होगा कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है हमें लार्ज चाहिए होगा, तो फिर ही इन दोनों का जो डिस्टेंस है मतलब एक्स एन का एक्स से जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास फिर ही जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आता है,
जितनी हम एप्सिलॉन की वैल्यू स्मॉल लेंगे उतना ही हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, अगर ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो फिर ही जो है इनका डिस्टेंस जो है एक्स एन का एस एक्स से वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के। और इसके के जो है वो बेसिकली के एप्सिलॉन के इक्वल ही है, तो इसकी जगह हम के भी यूज़ कर सकते हैं। नोटेशन अब जो हम लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली किसी भी सीक्वेंस की लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही होती है उस नंबर को जिसके लिए हमारे पास ये जो अभी हमने ऊपर फॉर्मल डेफिनेशन देखी, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी हूँ। तो अगर हमारे पास एक्स कोई लिमिट है, एक्स कोई सीक्वेंस है कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स हमने इसकी लिमिट ली है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तरह अगर हमने एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं एक्स एन, तो ये दोनों बेसिकली सेम ही नोटेशन हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्स एन है ये अप्रोच कर रहा है एक्स को। ठीक है, हम ये भी नोटेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हम पूरी सीक्वेंस लिख रहे हैं तो फिर हम कहेंगे लिमिट इस पूरी सीक्वेंस की जो है वो एक्स है, और अगर हम इसके एक टर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं एक्स एन, तो हम कहेंगे कि एक्स एन जो है वो अप्रोच कर रही है एक्स को। तब एक्स एन वाली जो टर्म है वो अप्रोच कर रही है एक्स को, विच इंडिकेट द इंट्यूटिव आइडिया डेट द वैल्यू ऑफ एक्स एन अप्रोचेज टू द नंबर एक्स एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जैसे से हमारे पास एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये एक्स जो है ये हमारे पास वो एक्स एन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को। तो इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एन जो है वो वेरी लार्ज होता जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करता जा रहा है, तो ये एक्स एन जो है ये किसको अप्रोच करने लग गए, एक्स को। अब इसके हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिसको हमने बाय डेफिनेशन जो है वो हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे, और यह भी देखेंगे कि वैसे भी हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे जैसे हम एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो कैसे उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू तक अप्रोच करती है, और बाय डेफिनेशन भी उसको चेक कर लेते हैं कि ये सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1/n. 1/n is a sequence by the definition of the sequence is a function whose domain is the set of natural number. It means this n must be belongs to the set of natural number. And we have to show that the limit of 1/n is equal to 0. As by the definition of the limit is a number whose the terms of the sequence tends to. Okay, limit of the sequence is the value that the term of the sequence tends to. और ऐसा नंबर जिसको हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो अप्रोच कर रही हो, वो इस सीक्वेंस की हमारे पास क्या होती है, लिमिट। अब इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम इसको फाइंड करेंगे और आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी की जो है वो एप्लीकेशंस भी यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं, अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। इस तरह अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.33। इस तरह 4 पुट करते हैं तो 0.2। इसी तरह अप टू सो ऑन, जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो टेंड कर रही हैं या मूव कर रही हैं कहाँ, किसकी तरफ, ज़ीरो की तरफ, या ज़ीरो को हमारे पास अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है ग्रेजुअली जो है वो हमारे पास ज़ीरो की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं या ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं इस सीक्वेंस की टर्म्स। अब बाय डेफिनेशन जो है वहाँ उससे भी देख लेते हैं कि हम कैसे शो करेंगे। इफ़ एप्सिलॉन हमने कोई भी ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया है, ठीक है, अगर हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स की प्रूव किया है कि अगर ए भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो देन 1/a जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है हमने ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया है, तो इट मीन्स 1/एप्सिलॉन जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। अब आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी की हमने एक एप्लीकेशन जो कोरेलरी है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो हमें क्या कहती है, कोरेलरी में ये बताती है कि अगर हम जो है टी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है, टी कोई भी रियल नंबर है जिसको हमने पॉजिटिव लिया है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन टी, जो कि हमारे पास किस तरह का होगा, उसका रिलेशनशिप क्या होगा इस टी के साथ, वो हमें ये रिलेशनशिप देगा इस टी के साथ कि 1/nt जो है, एन टी कोई भी नेचुरल नंबर है, टी हमने इस टी के कोरिस्पॉन्डिंग से कहा है कि वो 1/nt जो है वो लेस देन होगा किससे, टी से। अब यही हम इसके सीक्वेंस की डेफिनेशन पे अप्लाई करते हैं, यही सारा
पैटर्न, अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने टी ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर लिया था, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने कहा कि के एप्सिलॉन कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, जैसे हमने एन टी एक नेचुरल नंबर लिया था, तो सच डैट के हमें क्या देगा ये कि 1/k जो है वो लेस देन होगा किसके, एप्सिलॉन से। सेम हम वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं उसी एप्लीकेशन वाला। अब हमें पता है कि इफ़ हम जो है एन कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो ग्रेटर देन है इस के से, अगर एन जो है वो ग्रेटर देन है के, एन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और के भी हमने कहाँ से कंसीडर किया है, एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया है। अगर हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू के है, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि 1/n जो है दिस मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1/k। 1/n इज मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1/k। ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे एन और के दोनों कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, सपोज डैट एन इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 2, देन वी कैन से डैट n is greater or equal to 2 or 3 is greater or equal to 2, then 1/3 must be less or equal to 1/2. 1/3 gives us the value 0.33 and 1/2 gives us the value 0.5. Okay, it means कि 1/3 is must be less or equal to 1/3. ये हमने प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ की है। अब हमें पता है कि इधर से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है कि 1/k जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ये रिजल्ट तो हमने इन दोनों को यूज़ करके निकाल लिया ना कि अगर n ग्रेटर इक्वल टू के है तो 1/n जो है वो लेस और इक्वल टू के होगा, और अब 1/k जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि 1/k जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हमने n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू के लिया, अगर n हमने ग्रेटर और इक्वल टू के लिया देन 1/n माइनस 0। अब देखें सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर ज़ीरो को हमने उसकी लिमिट शो करना है तो इसका ज़ीरो से जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमें पता चल गया कि 1/n जो है वो लेस और इक्वल टू है 1/k के, और 1/k किससे लेस है, एप्सिलॉन के। अगर 1/n जो है 1/k से लेस है और 1/k एप्सिलॉन से लेस है, तो इट मीन्स कि 1/n जो है वो भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि 1/n अगर हमने ज़ीरो को लिमिट शो करना है तो सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा और उसको एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए था, ठीक है। हम इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस ले लिया है, वो हमारे पास 1/n आ गया, और 1/n जो है हमारे पास किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू k। Therefore, we can say that the sequence 1/n is converges to 0. This sequence is convergent and its limit is 0.